सो हेलो 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 एवरीवन, जितने भी लोग। सो हेलो गाइस, काफी टाइम बाद एक नई वीडियो के साथ अ, मैं आया हूँ। और मेरे को थोड़ा सा टाइम की कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बना पाता हूँ वीडियोस। बट आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस जो कि होता है, दैट इज इक्विटी एंड डेट। और उसके बीच में जो एक तरह से लड़ाई चलती है कि यार इक्विटी लेना चाहिए क्या बिजनेस में, या बिजनेस में डेट लेना चाहिए क्या। और बहुत सारे लोगों तो जो ये कॉन्सेप्ट है, दिस इक्विटी एंड दिस डेट कॉन्सेप्ट, यही समझ में नहीं आता। सो आज जो है इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने लिखा भी है कि फाइनेंस सिखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। तो आज पूरा कैजुअल तरीके से फाइनेंस को सीखेंगे। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जिससे आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि इक्विटी और डेट क्या लेना ज्यादा बेटर होता है। मैं गारंटी इस बात की तो नहीं दूंगा कि आपको इसको पढ़ने के बाद रियल लाइफ में आप हर एक सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ एजम्पशंस के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, देर आर सम एजम्पशंस जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा थ्योरी वर्क करता है। बट इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपको एक आइडिया जरूर मिल जाएगा कि रियल लाइफ में भी हाउ यू कैन, मतलब कम से कम काफी क्लोजली हाउ यू कैन लुक इनटू कि आपको किसी कंपनी के अंदर डेट लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस लेवल पे लेना चाहिए, और इक्विटी अगर लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए। ठीक है, तो अब ज्यादा हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बनाते हैं कि इक्विटी और डेट का बैकग्राउंड बनाते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज डेट। मतलब पूरा बिजनेस को पहले समझेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्म्स की। अब देखो फर्म्स क्या होता है ना, उसके बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना। फर्म समझ लो कि आप अपनी कंपनी की बात कर रहे हो, जो आपने कंपनी फॉर्म करी। ठीक है, जो भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, ठीक है, मान लो वो रिलायंस हो, ठीक है, या लेट्स से आपने जियो कंपनी, ठीक है, या आपकी लेट्स से टाटा, ठीक है, या मान लो आईटीसी, या मान लो अडानी की, अडानी ग्रीन एनर्जी वगैरह वगैरह, जितनी भी ऐसी कंपनीज होती हैं, ये दो टाइप की हो सकती है। ठीक है, पहली होती है अनलीवर्ड, दूसरी होती है लीवर्ड। ठीक है, बिल्कुल थ्योरेटिकल नहीं होगा ये वाला आज का जो है। थोड़ा सा यहाँ पे स्टार्टिंग में बस एक तो थ्योरी वाली चीज है, वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चालू करेंगे अपने एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि अनलीवर्ड कंपनी का जो मतलब हमने लिखा हुआ है वो है ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। तो पहले ना इक्विटी और डेट के बारे में थोड़ा सा मैं बैकड्रॉप बना लेता हूँ कि होता क्या है, क्योंकि फिर सब लोग को सेम पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इक्विटी और डेट देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। लेट्स से कि मैंने एक समोसा बेचने का दुकान खोला। ठीक है, मैंने एक समोसा बेचने का दुकान खोला एंड इस समोसा बेचने के दुकान में मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार मेरे को समोसे चाहिए। अब समोसे के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को समोसे के लिए भाई आटा चाहिए, ठीक है, मेरे को आलू चाहिए, ठीक है। अब आलू के साथ साथ और मुझे क्या लगेगा, नमक लगेगा, मसाले लगेंगे, ठीक है, मुझे तेल लगेगा, कढ़ाई लगेगी, एंड बहुत सारी और अदर अदर चीजें ETC। ठीक है, ये सारी चीजें जो है मुझे लगेंगी। अब मेन पॉइंट क्या आता है कि भाई इन सब चीजों को लगाने के लिए मुझे इनको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, मतलब मुझे इन सबको खरीदना पड़ेगा। अब खरीदने के लिए मेरे पास चाहिए मेरे को पैसा। अब जो पैसा होता है भाई वो कहाँ से आएगा। अगर मैंने कोई धंधा खोला है या मैंने कोई बिजनेस खोला है तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। भाई पैसा सबसे पहले आप किससे मांगोगे पैसा, ऑब्वियसली पहले तो आप मांगने से पहले, मांगने से भी पहले आप अपनी जेब में देखोगे कि भाई मेरी जेब में कितना पैसा है। अगर आपकी जेब में मान लो अभी 100 रुपए हैं तो पहले आप इस 100 रुपए का यूज करोगे। भाई मांगते तो तब हैं जब अपने पास नहीं होता, पहले अपने पास देखा जाएगा। तो मैंने अपने जेब से 100 रुपए लगाया, मैंने कहा ठीक है बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा यार मेरे जेब से तो खत्म हो गया। अब मैं गया अपने दोस्तों के पास। अब जो मेरे जितने भी दोस्त थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला देख, चाह जब तक बात है पार्टी की,
जब तक बात है पार्टी की तब तक तो भाई हम तेरे को खिला देंगे फ्री में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू गरीब है। लेकिन जब तू मुझसे ये कह रहा है कि तू धंधे के लिए पैसा लेगा, तो भाई फिर तो मैं तुझसे इंटरेस्ट लूंगा। तब दोस्ती दोस्ती नहीं रहेगी, तब दोस्ती बदल जाएगी किसमें, उधारी में। तो यहाँ पे दोस्तों ने क्या बोला कि तू मुझसे 100 क्या, तू मेरी जान है, तू 500 ले जा, लेकिन मेरे को 2% का इंटरेस्ट देते जाइए हर साल। सुन लो, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस सुनते जाओ। 500 रुपये उसने मेरे को दे दिए दोस्त ने, लेकिन उसने उधार पे दिए, मतलब ये 500 रुपये मुझे चुकाने भी पड़ेंगे। देखो ये जो 100 रुपये मैंने यूज करा ना, ये चुकाने थोड़ी है भाई, ये तो मेरा पैसा था। ये तो मेरा पैसा था, हालांकि वैसे चुकाना होता है इसको, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए समझो कि यार ये 100 रुपये तो मेरे ही थे ना, ये थोड़ी मुझे वापस करने हैं। लेकिन ये जो 500 रुपये मैंने लिए हैं, भाई इसको तो वापस करना ही पड़ेगा, और 2% का इंटरेस्ट भी देना है हर साल। तो अगर आप ध्यान से समझो, तो 500 का 2% कितना होता है, 10 रुपए। मतलब मुझे हर साल 10 रुपए देने ही देने हैं, फिक्स्ड है। चाहे मेरे धंधे में 10 रुपए बने, चाहे ना बने, 10 रुपए तो मुझे देने हैं। मैंने कहा अच्छा। तो देखो, जो उधारी होती है उसे कहते हैं डेट। क्या कहते हैं, डेट। और जो मैं अपनी जेब से पैसा लगाता हूँ, जो मैं अपनी जेब से पैसा लगा रहा हूँ, उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी। उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी। अगर और थोड़ा सा फाइनेंस के टर्म्स में बात करूं, तो किसी भी धंधे में, किसी भी धंधे या बिजनेस में दो लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो उसके ओनर हैं, जो उसके मालिक हैं। एक होते हैं जो उधार उधार वाले हैं, ठीक है, जिनसे हमने उधार लिया हुआ है। अब जिनसे उधार लिया है उस पैसे को बोलते हैं डेट। डेट मतलब कर्जा। और ओनर से जो भी पैसा आता है उसे कहते हैं इक्विटी। ठीक है, जो मालिक हमको पैसा दे रहा है वो है इक्विटी। जो डेटर है, जो जिनसे हमने उधार ले रखा है, उनके पैसे को हम कहते हैं डेट, यानी कि कर्जा। वेरी वेरी सिंपल। और एक बात और, डेट हमेशा पहले चुकाया जाता है इक्विटी से, ये भी सबको पता है। तो अभी तक जो मैंने बैकड्रॉप बनाया, वो पूरा बैकड्रॉप ये है कि भाई पैसा दो तरीके से आ सकता है, या तो इक्विटी से या तो डेट से। इक्विटी मतलब जो मालिक अपना पैसा डाल रहे हैं, डेट मतलब जो हमने बाहर से कहीं से बोरो किया है, दोस्तों से किया हो या फैमिली से किया हो, या किसी और थर्ड पार्टी से करा हो। ठीक है। अब लोग जनरली डेट को लेके इतने ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों शो करते हैं, क्योंकि देखो डेट में तो आपको 2% देना ही देना है हर साल, चाहे आपका नुकसान हो चाहे फायदा हो, ये 10 रुपए तो आपको देने ही देने हैं, इसमें तो कोई छूट हो ही नहीं सकती, बोलो। इसमें तो कोई छूट हो ही नहीं सकती। तो ये जो 10 रुपए आपको रोज हर साल देने हैं, भाई इससे क्या होता है, इससे कभी कभी आपको हो सकता है लॉस। मान लो आपके धंधे ने कमाए ही 5 रुपए। अब 5 रुपए कमा के अगर आप 10 रुपए दे दोगे, तो आपका तो लॉस में आ जाएगा धंधा। जबकि इक्विटी वालों को कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते मत दो, इक्विटी वाले ने। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि डेट तो यार खराब है। कर्जा, हम सुनते हैं ना, कर्जे में डूब गया, कर्जे में ये, कर्जे में वो, कर्जे में। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्जा खराब नहीं है, पर कर्जा अच्छा भी होता है। कर्जा कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है, वो सारी चीजें हम लोग भी समझेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो हम लोगों ने सारी बातें समझ ली हैं। ठीक है, बैकग्राउंड हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने मस्त से एग्जाम्पल पे, जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर डेट है और इक्विटी भी है, मतलब बाहर वालों का पैसा भी है और अपने मालिकों का पैसा भी है, वहां पे डेट लेना बेटर रहता है या क्या रहता है, मतलब हम लोग उसको समझेंगे। उससे पहले बस एक छोटा सा ये वाला देख लेते हैं। अनलीवर्ड फर्म मतलब होता है ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। सिंपल मतलब क्या है, अनलीवर्ड का मतलब जिसके अंदर नो डेट हो, मतलब जिसके अंदर कोई डेट नहीं है, कोई डेट नहीं है। लीवर्ड फर्म मतलब होता है डेट और इक्विटी के अंदर जो मिक्स है। देखो हर कंपनी में इक्विटी तो होगा ही, ठीक है ना, ऐसा कोई नई कंपनी नहीं होगी कि भाई जहाँ पे इक्विटी नहीं होगा। मेन आप बात आता है कि उस कंपनी में डेट है कि नहीं। लीवर्ड मतलब कि उस कंपनी में डेट है, अनलीवर्ड मतलब कि उस कंपनी में डेट नहीं है। सिंपल। चलो, अब यहाँ हमारे अक्षय पाजी हैं। अक्षय पाजी पूछ रहे हैं भैया, विच वन इज बेटर, कौन सा अच्छा है इसमें से। अब हमारा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही इस पे टिका हुआ है कि भाई डेट लेना बेटर है या डेट नहीं लेना बेटर है, या क्या है बेटर।
तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो अब आ जाते हैं जरा नीचे, और ये है मस्त सा एग्जाम्पल जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। ठीक है, तो चलो देखो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये पूरा का पूरा सिनेरियो है क्या। तो आप लोगों ने डेफिनेटली हेरा फेरी तो देखी होगी। अब हेरा फेरी में हम लोग के पास जो ये है, ये मैडम, क्या नाम है इनका, ये है अनुराधा मैडम। ये जो अनुराधा मैडम है, इन्होंने इन्होंने एक लॉटरी का बिजनेस शुरू करा। इन्होंने एक लॉटरी का बिजनेस शुरू करा। अब इन्होंने जब लॉटरी का बिजनेस शुरू करा, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच करा और उनसे बोला कि भाई एक काम करो, मैं एक लॉटरी का बिजनेस शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है तकदीर का सिकंदर। तकदीर का सिकंदर, भाई नाम देखो क्या मस्त नाम है, तकदीर का सिकंदर। तकदीर का सिकंदर ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर इस कंपनी के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, इस कंपनी के अंदर मैं रेज करना चाह रही हूँ, मतलब मैं पैसा लोगों से इकट्ठा करना चाह रही हूँ। तो अब इसने क्या करा, इसने बहुत सारे लोगों को अप्लाई करा। अब कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा ये प्लान, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि यार देखो, हम ना तुमको उधार नहीं देना चाहते, हम तो मालिक बनना चाहते हैं इस कंपनी के। तो अनुराधा ने बोला क्या बात है, ये तो और अच्छी बात है। अगर तुम मेरे मालिक बनना चाहते हो कंपनी के, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे 4 लाख लोग थे, ऐसे 4 लाख लोग थे जो ये चाहते थे कि भाई वो ओनर बने, जिसमें से एक अनुराधा तो थी ही, क्योंकि भाई उसकी तो कंपनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी तक? ओनर मतलब मालिक, मतलब 4 लाख लोग नहीं है ये, जितने भी लोग ओनर बनना चाहते थे इंक्लूडिंग अनुराधा, उन्होंने मिलके 4 लाख रुपए दे दिए। अब बताओ, जो ओनर पैसा देता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विटी। तो मतलब इस कंपनी तकदीर के सिकंदर की कंपनी में 4 लाख की जो पैसा है वो तो इक्विटी का है। बोलो ऐसा नहीं, वो तो इक्विटी का है। बहुत ही बढ़िया। अब ये तो हो गया अनुराधा के पास। अब अनुराधा बेचारी गई अपने भोले श्याम के पास। ये है श्याम, देखो कैसे खुश हो रहा है। अब श्याम के पास जैसे ही गई, तो श्याम को उसने जब ये बताया कि भाई वो लॉटरी का बिजनेस कर रही है, तो श्याम से पहले बाबूराव जी टपक पड़े। उन्होंने बोला मस्त प्लान है, मस्त प्लान है, मैं पैसा डालने को तैयार हूँ। ए राजू, 6 लाख रुपए दे दे इसको, और 10% ले इससे। क्या बोला उसने, ए राजू, 6 लाख रुपए तू इसको उधार दे, और 10%, मतलब 10% ब्याज इससे लेते रहे हर साल। अब डेटर मतलब क्या होता है, जिससे मैंने उधार लिया। डेटर मतलब जिससे मैंने उधार लिया। अब डेटर्स जो थे मेरी कंपनी के, जो मेरी कंपनी के डेटर्स थे, सॉरी माय बैड माय बैड माय बैड, ये लोग क्या थे, वैसे तो क्रेडिटर्स ही हो जाएंगे, वैसे तो क्रेडिटर हो जाएंगे, ठीक है ना, मेरी कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाएंगे, बट डेटर्स मतलब इन दी सेंस की कंपनी इनकी डेटर्स है। भाई इनके लिए कंपनी इज अ डेटर, है ना, कंपनी उधार देगी इनको, सॉरी उधार चुकाएगी इनका। तो श्याम, बाबूराव और राजू, इन तीनों ने मिलके 6 लाख रुपए दे दिए, 10% पे दे दिए। किसको दे दिए, कंपनी को दे दिए। अब कंपनी बदले में क्या करेगी, कंपनी बदले में इनको 10% देगी ही देगी। जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा था कि जब 500 रुपये मेरे दोस्तों ने मुझे दिए, उस पे मेरे को बोला कि भाई 2% तो मैं लूंगा ही लूंगा, इसका मतलब मैंने 10 रुपये लेने ही देने ही थे उनको हर साल, है ना। तो यहाँ पे 6 लाख रुपए अगर मैंने 10% पे दिए हैं, तो मतलब मैं 6 लाख रुपए का अगर 10% निकालूं, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपये। मतलब हर साल कंपनी को 60,000 रुपीज तो देने ही देने हैं। किनको, इन तीनों को। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या समझ में आया अभी तक? हमारी कंपनी, ये जो तकदीर का सिकंदर है, इसके अंदर दो तरीके से पैसा आया। कौन सा तरीके से? पहला तरीका, जब अनुराधा ने अपने कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो कि मालिक बनना चाहते थे कंपनी के, उसे 4 लाख रुपए इकट्ठा करवाए और इसमें डाल दी कंपनी में। ठीक है, इस पैसे को क्या बोलेंगे, इक्विटी, क्योंकि वो मालिकों का पैसा है। ये जो 3 नमूने हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी बोला अरे प्लान तो मस्त है,
प्लान तो मस्त है। 6 लाख रुपए डाल देते हैं, 10% का कमाएंगे आराम से बैठ के। 60 हजार के अंदर इन तीनों का घर चल जाएगा। बाबूराव जी का तो सस्ते में भी चल जाएगा। यू नो अब देखो, तो मेरी कंपनी के जो टोटल फंड्स हैं, फंड्स मतलब पैसे, तो टोटल फंड्स मेरी कंपनी में कितने आ गए? यहाँ से 6 लाख आ गए, यहाँ से 4 लाख आ गए, मतलब टोटल मेरी कंपनी में भी 10 लाख का क्या आ गया? टोटल पैसा आ गया। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया हमारा तकदीर के सिकंदर की कहानी। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सिनेरियो की। अब ये कौन है लेफ्ट साइड में? ये है जी हमारे कचरा सेठ। नाम तो बहुत ही बढ़िया है, कचरा सेठ। देखो, कचरा सेठ जो है ना, उनको फोन आता है इसका। अब इसका नाम क्या है? थोड़ा सा नाम मैं भूल चुका हूँ वैसे, बट इसका नाम, मतलब एक्ट्रेस तो आपको पता ही है, बिपाशा बासु है। तो हम इसको बिप्स बुलाएंगे प्यार से, बिप्स। ठीक है। तो बिप्स का कॉल जाता है अपने कचरा सेठ को। कचरा सेठ को बिप्स का कॉल जाता है और वो ये बोलती है कि देखो, मेरे पास एक स्कीम है, मेरे पास एक स्कीम है। कचरा सेठ बोलता है बताओ बताओ क्या स्कीम है? तो बिप्स बोलती है कि यार 21 दिन में ना पैसा कर दूंगी डबल। तो मुझको ना तुम 1.5 लाख रुपए दे। कितने दे दो? 1.5 लाख रुपए दे दो। कचरा सेठ, क्योंकि बनिया है, और बनियों को ठगना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? तो वो समझ गया कि ये फालतू की स्कीम है, ये सब इन्होंने पूरा धोखेबाजी करने के लिए मेरे को कॉल किया है। तो ये था समझदार। इसने बोला देख, मैं तेरे को पैसा तो दूंगा 1.5 लाख, लेकिन मैं मालिक बन के नहीं दूंगा। मैं तेरे को दूंगा डेट, मैं तेरे को दूंगा डेट। अब इसने बोला कि यार देखो, डेट दोगे? ठीक है चलो, तुम मेरे को डेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, डेट दे दो। और मैं क्या करती हूँ, बाकी का जो पैसा है, मतलब 8.5 लाख रुपए, ये मैं मालिकों से ले आती हूँ। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूँ। बिप्स ने बोला कचरा सेठ को कि भैया पैसा दो। कचरा सेठ ने बोला 150 रुपया देगा। अब 150 रुपया जो दे रहा है, 150 रुपया मतलब 1.5 लाख। तो ये जो 1.5 लाख दे रहा है, इस पे 10% कमा भी रहा है ना? और ये डेटर बन गया, मतलब सॉरी, कंपनी इसकी डेटर बन गई, है ना? अब मेन मुद्दा क्या आ गया? लक्ष्मी चिटफंड जो ये कंपनी है, इसके अंदर 1.5 लाख रुपए तो डाल दी कचरा सेठ ने। और वो कैसे डाले? उधार दे के डाले। भाई वो तो उधार पे डाले। और विप्स ने भाई क्या करा, 8.5 लाख की इक्विटी ले आई वो कंपनी में। कितने की इक्विटी ले आई? 8.5 लाख की इक्विटी ले आई। और उसको तो लगा कि अरे भाई, अरे भाई, मेरा तो फायदा हो गया, मेरा तो फायदा हो गया। कैसे? उसने बोला यार मेरे पास 8.5 लाख रुपए जो है ना, 10 लाख में से, इसको तो मेरे को चुकाना ही नहीं है। और ये जो 1.5 लाख है, ये तो बड़ी छोटी सी रकम है इस 10 लाख के सामने। इसको तो चुका ही देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है? समझ रहे हो? तो इस मैडम को ऐसा लगा, क्योंकि इन मैडम ने ऑब्वियसली फाइनेंस नहीं पढ़ा था, तो इन मैडम को ऐसा लगा कि ये 8.5 लाख की इक्विटी लेने के बाद मेरा हो गया है फायदा। और मेरा फायदा क्यों हुआ, उसको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उसको लगा यार देखो, इतना कम डेट है, 1.5 लाख, उस पे भी 10% ही देना है, मतलब देना भी 15 हजार ही है। 15 हजार से मेरी कंपनी का क्या ही बिगड़ जाएगा? भाई देखो, अगर तुम इसके कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पे 6 लाख का 10% देना पड़ रहा था, मतलब यहाँ पे 60 हजार रुपये देने पड़ रहे थे। जबकि इस केस में उसका 4 गुना कम, सिर्फ 15 हजार देने पड़ रहे हैं। तो ये तो खुश। ये बिप्स जो है, ये जलती थी, किससे जलती थी? ये अनुराधा से जलती थी। क्यों? क्योंकि दोनों का क्रश कौन था? ये श्याम बाबू। श्याम बाबू, श्याम बाबू अपना स्टड लौंडा। तो ये जलती थी उससे, तो ये खुश हो गई, कह रही उससे ज्यादा पैसा कमाऊंगी अब मैं। बिप्स बेचारी खुश हुई, कह रही है मैं उससे ज्यादा पैसा कमाऊंगी, अभी दिखाती हूँ। तो फिर मैं आया बीच में और मैंने बोला अभी मैं दिखाता हूँ तुमको। अभी क्या दिखाएंगे वो देखते हैं। अब ये कुछ ऐसा दिखता है, अब इसको देख के डरना नहीं है,
इसको देख के डरना नहीं है। और वो क्यों नहीं डरना, क्योंकि हमारी ममता दीदी ने बोल दिया ना, खेला होबे, खेला होबे, खेला हो गया। और ये ममता दीदी ने किसको बोला? ये ममता दीदी ने बोल दिया इस मैडम को कि बेटा आपका तो खेला होबे, खेला हो गया आपका। अब देखो खेला हुआ कैसे, वो समझते हैं। तो ये है अपना तकदीर का सिकंदर, जो कि है अपनी अनुराधा मैम का। और ये है लक्ष्मी चिट फंड, जो कि ऑब्वियसली किसका है? अपनी विप्स का। अब देखते हैं, समझते हैं। दोनों ही कंपनी का अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, ठीक है। अब देखो जो जो नॉन फाइनेंस है, जो जो नॉन फाइनेंस है उसको मैं समझा देता हूँ। भाई धंधे धंधे से, सिर्फ धंधे धंधे से जितना प्रॉफिट मेरी कंपनी कमाती है, सिर्फ धंधे धंधे से बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको प्यार से हम बोलते हैं ईबिट। क्या बोलते हैं? ईबिट। ठीक है। अब तकदीर का सिकंदर और लक्ष्मी चिटफंड, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जलती थी। भाई अनुराधा और बिग्स दोनों एक दूसरे से जलती थी कि श्याम मेरा है, श्याम मेरा है। तो उन दोनों ने जो मेहनत करी, वो ऐसी करी कि दोनों ने सेम ही प्रॉफिट कमाया धंधे से। तो 1.5 लाख इसने भी कमाया अनुराधा ने, और 1.5 लाख कमाया बिप्स ने भी। अब यहाँ पे बिप्स हो गई खुश। पूछो क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया बिप्स के कंपनी में, लक्ष्मी चिट फंड में सिर्फ 1.5 लाख की ही डेट है। देख रहे हो, सिर्फ 1.5 लाख का डेट है। तो उसने क्या बोला कि भाई देखो, अगर 1.5 लाख का डेट है, तो इसका मतलब मेरे को तो सिर्फ 15,000 रुपए ही देने हैं। क्या बात है! तो इसका मतलब क्या, मेरी लॉट, क्या मैं जीत गई अनुराधा से? तो बेब्स बोलती है हाँ भाई हाँ, मैं तो जीत गई, क्योंकि 15,000 मेरे को देने हैं, तुझे तो 60,000 देने हैं। ये देख, तेरे को तो 6 लाख में 10% देना है, मतलब तेरे को तो 60,000 देना है, मैं तो 15,000 ही दे रही हूँ। तो यहाँ पे बिप्स हो गई खुश। पर वो कहते हैं ना कि जब तक कोई भी चीज खत्म ना हो, तब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। वही हुआ किसके साथ? बिप्स के साथ। देखो 15,000 यहाँ पे, 60,000 यहाँ पे। तो अब जब मैंने इंटरेस्ट को कम कर दिया, क्योंकि अब मुझे देना पड़ेगा ना भाई, ब्याज देना पड़ेगा, तो किससे दूंगा? अपने धंधे के प्रॉफिट से ही दूंगा। तो धंधे के प्रॉफिट से मैंने ब्याज दे दिया 60,000 का, यहाँ पे ब्याज दे दिया 15,000 का। अब माइनस करके मेरे पास आ गया 90 और 1,35,000। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो टैक्स देने से पहले भी जो मेरे धंधे का प्रॉफिट है, वो बिप्स का ही ज्यादा है। ऑब्वियसली बिप्स का ही ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसने इंटरेस्ट ही कम दिया है ना। तभी तो वो खुश थी। चलो देखते हैं कब तक की खुशी मेंटेन रहती है उसकी। टैक्सेस 30%। टैक्सेस कितना? 30% मान के चल रहे हैं। तो 90,000 पे 30% टैक्स दे दिया 30,000 का। तो मेरे पास 60,000 क्या आ गया? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था? जो डेट वाले होते हैं, हमारे डेटर्स, हमारे क्रेडिट, सॉरी, हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं, हम उनको पैसा पहले पे कर देते हैं। तो सबसे पहले उनको इंटरेस्ट पे हो गया। जब इंटरेस्ट पे हो जाता है और टैक्स पे हो जाता है, तो फिर जो भी प्रॉफिट बचता है, वो किसके लिए है? इक्विटी वालों के लिए। इक्विटी मतलब जो हमारे मालिक हैं। समझ में आया? अरे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो अगर तुम्हारी अभी सैलरी आई, तुमने सैलरी आई, ठीक है, 1 लाख रुपए की। अब 1 लाख की सैलरी में सबसे पहले तुम उनको पे करोगे ना, जो घर में काम कर रहे हैं, घर में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स। भाई पहले उनको पे करोगे, फिर जो बच जाएगा वो तुम्हारा है ना। जो बच जाएगा फिर वो मालिक का होगा। है कि नहीं? है कि नहीं? ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे भी तो सेम ही है। पहले आपने डेट वालों को पे कर दिया, अब जैसे ही डेट वालों को पे कर दिया और टैक्स भी पे कर दिया, अब जो बच गया वो मालिक का। जो बच गया वो मालिक का। आ रही बात समझ में? अब समझना ध्यान से। यही पे सारा गेम है। अब देखो यहाँ पे जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ रहा है वो 60,000 आ रहा है, मतलब 60,000 रुपए इक्विटी वालों के लिए बच गए। और यहाँ पे 94,500 बच गए, किसके लिए? मालिकों के लिए। तभी तो बिप्स खुश थी। बिप्स बेचारी अपनी लाडो खुश क्यों थी? वो बिप्स लाडो खुश क्यों थी? क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई उसका प्रॉफिट कितना ज्यादा बच रहा है। किससे? किससे ज्यादा बच रहा है? अपने तकदीर के सिकंदर मतलब अनुराधा जी से। तो अनुराधा से ज्यादा प्रॉफिट बच रहा है इसके पास। लेकिन ये एक चीज देखना ही भूल गई।
और वहीं पे पूरा गेम कौन जीत गया? अनुराग ने। हुआ क्या? देखो, आप एक बात समझना, मैंने पूरे इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करा, डेट। सिर्फ इस पॉइंट पे, डेट। मैंने इसकी तो बात ही नहीं करी। मैंने तो इसकी बात ही नहीं करी। अब मैं इसकी बात करता हूँ। देखो, पहले ना थोड़ा सा समझ लो, जिसको शेयर समझ में नहीं आता मैं उसको पहले शेयर समझाता हूँ। शेयर होता क्या है? देखो, शेयर कुछ नहीं है भाई। एक कंपनी जो है ना, उसका एक हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर। भाई जैसे अगर मैं एक केक लेके आया और मैंने उसके 4 भाग कर दिए, ठीक है, 4 भाग कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 शेयर। तो बस इसी तरीके से एक कंपनी जो होती है पूरी एज अ होल, भाई उसका जो मालिकाना हक है, मालिकाना हक मतलब जो उसकी ओनरशिप है, ओनरशिप, भाई अगर मैं उसका किसी को हिस्सा दे दूं, जैसे मान लो मैंने बोला मेरी कंपनी का ना तू आज से 50% का मालिक है, मतलब मेरी कंपनी का जो 50% है उसका मालिक, मतलब जो मेरी कंपनी में जितने भी शेयर्स है ना, शेयर्स, तो 50% शेयर्स का तू मालिक है आज से। कितने परसेंट का? 50% का। तो शेयर मतलब होता है ओनरशिप इन अ कंपनी, ठीक है। एक कंपनी में मालिकाना हक को क्या बोलते हैं? शेयर। तो अगर मैं बोलता हूँ 20% शेयर मतलब 1/5। अगर मैं बोलूंगा 50% शेयर मैंने ले रखे हैं किसी कंपनी के, मतलब मैं उसका हाफ ऑफ द कंपनी का मालिक हूँ। तो एंड सो, तो यहाँ पे, अच्छा, और हर एक शेयर की ना एक फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू क्या होती है? सिंपल, आप वैल्यू समझ रहे हैं, फेस वैल्यू छोड़ो। हर एक शेयर की एक वैल्यू होती है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम करा है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने एज्यूम करा है कि एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। मैंने एज्यूम करा है, अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, तो तकदीर के सिकंदर के केस में जो 4 लाख रुपए मैंने मालिकों से लिए हैं, ये ऑब्वियसली वो शेयर्स ही होंगे, बिकॉज शेयर्स मतलब मालिकाना हक। तो 4 लाख का जो मैंने शेयर दिया है, सॉरी, इशू किया है, वो मैंने, एक शेयर 100 रुपए का है। तो मुझे बता दो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर। जैसे यार सिंपल सी बात है, देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारी जो कंपनी है वो 50 हजार की कंपनी है, ठीक है, 50 हजार की कंपनी है। अब उसने क्या बोला कि यार देखो, मैं ना, मेरा जो शेयर है ना, एक शेयर 100 रुपए का है। मेरा एक शेयर 100 रुपए का है। इसका मतलब सिंपल है ना, कि भाई तुम्हारे पास 500 शेयर होल्डर होंगे, मतलब 500 ऐसे लोग होंगे, 500 ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 100 100 रुपए का शेयर होल्ड करके रखा होगा, जिसकी वजह से वो 50,000 की वैल्यू होगी। भाई जैसे अगर मान लो मेरे पास एक नोट है 100 रुपए का। कितने का? एक नोट है 100 रुपए का। तो अगर मेरे पास मान लो 500 नोट होंगे, तो ऑब्वियसली मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी ना। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग। भाई मेरे पास नोट ना होके शेयर है कंपनी के, तो एक शेयर 100 रुपए का है, तो अगर मैं 500 शेयर होल्डर मेरी कंपनी के अंदर होंगे, तब जाके तो 50,000 होगा मेरा टोटल वैल्यू। शेयर होल्डर मतलब जिनके पास शेयर है। तो मतलब 500 लोग हैं जो कि मालिक है मेरी कंपनी के। तो मेरी कंपनी में कितने मालिक है? 500। अब आ जाओ जरा थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, बिकॉज ये तो सिर्फ बेस था, ठीक है। अब देखो, अब मेरी कंपनी में तकदीर के सिकंदर में कितनी है? 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। 4 लाख का मतलब क्या हो जाएगा? 4 लाख का मतलब मेरे कंपनी में 4 हजार लोग मालिक है। क्या मैं बोल सकता हूँ? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि देखो, ये जो 60,000 रुपए है, ये क्या दिखा रहा है? मेरे जितने भी मालिक हैं, उन मालिकों के लिए मैंने कितना कमा लिया। उन मालिकों के लिए मैंने 60,000 कमाया। और मालिक कितने हैं? 4 हजार है। तो हर मालिक के लिए, मतलब हर बंदे के लिए मैंने, देखो, अर्निंग्स पर शेयर, शेयर मतलब हर मालिक के लिए, हर मालिक के लिए मैंने कितना कमाया? अर्निंग्स पर शेयर, जिसको हम ईपीएस भी बोलते हैं, वो कितना आया? 15। मतलब एक बंदा, मेरी कंपनी, मतलब तकदीर के सिकंदर का हर एक मालिक 15 रुपए कमाता है। पहले बताओ यहाँ तक क्या बातें क्लियर है? मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अनुराधा मैडम जो है, वो कितना कमाती हैं? वो 15 रुपए कमाती है अपने हर एक शेयर। क्या ये बता रही सर? मैंने बहुत ही लेमन में बताया। कॉन्ट्ररी टू दिस, 94,500, ह्यूज डिफरेंस भाई। 34,500 का डिफरेंस है प्रॉफिट में। देखो कितना ज्यादा प्रॉफिट है यहाँ पे।
तो लक्ष्मी चिट फंड में नो डाउट प्रॉफिट बहुत ज्यादा बना। क्यों प्रॉफिट बहुत ज्यादा बना? उसका रीजन है इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम पे हुआ है। क्योंकि इंटरेस्ट बहुत कम पे हुआ, उसकी वजह से प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने एक चीज इग्नोर कर दी। क्या? भाई अगर इसका इंटरेस्ट बहुत कम है तो फिर इसका इक्विटी भी तो बहुत ज्यादा है। समझ में नहीं आया? मैं मानता हूं कि कंपनी का प्रॉफिट हाई है, मैं मानता हूं प्रॉफिट हाई है, लेकिन कंपनी का जो इक्विटी है वो भी बहुत हाई है। इक्विटी हाई होने से क्या होता है, हमारे मालिक बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली भाई, अगर इक्विटी ज्यादा होगा मतलब मालिक भी ज्यादा होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 8,50,000 अपॉन 100 कर लो, बिकॉज एक शेयर 100 रुपए का है। तो हमारे टोटल मालिक कितने आ गए? 8,500। तो यहाँ इस केस में सिर्फ 4,000 मालिक थे, और यहाँ पे 8,500 मालिक हो गए। इसका मतलब जहां पहले ये 60,000 रुपए 4,000 लोगों में बट रहा था, अब यहाँ पे 94,500 दुगने से भी ज्यादा, मतलब 8,500 लोगों में बटेगा। इसी डिस्पैरिटी के कारण, इसी डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी के कारण, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये देखो आंसर क्या आ रहा है, 12। मतलब मेरा ये जो लक्ष्मी चिटफंड वाला कंपनी है ना, इसके अंदर हर एक मालिक जो है, या अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं, मेरी जो बिप्स लाडो है वो 12 रुपए ही कमा रही है सिर्फ। अब आया समझ में कि क्यों बिप्स का एक्चुअली में यहाँ पे लॉस ही है? क्या अब तुमको समझ में आया? मेरी कंपनी जो है यार, वो बहुत ही सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ। मेरी कंपनी 15 रुपए कमा रही है, तकदीर के सिकंदर वाली, जबकि लक्ष्मी चिटफंड 12 रुपए ही कमा रही है। जबकि प्रॉफिट ज्यादा किसका था? लक्ष्मी चिटफंड का। तब भी वो ईपीएस, मतलब देखो, इसको ना इस तरीके से समझो। मैं इसको और लेमन तरीके से समझाता हूँ। इसको इस तरीके से समझो कि भाई अगर मेरे यहाँ पे दो भंडारे चल रहे हैं, ठीक है? ये है भंडारा नंबर 1। इस भंडारा नंबर 1 में मेरे पास मान लो 50,000 पूड़ियां हैं। कितनी? 50,000 पूड़ियां। और ये भंडारा नंबर जो 2 चल रहा है, इसके अंदर मेरे पास 1 लाख पूड़ी है। तो कोई भी बंदा आके फर्स्ट थॉट में तो यही बोलेगा, भाई भंडारे 2 में चलते हैं, वहां पे ज्यादा पूड़ी मिल जाएगी। भंडारे 2 में चलते हैं, वहां पे ज्यादा पूड़ी मिल जाएगी। लेकिन वो ये सोच ही नहीं रहा कि भाई जहां ज्यादा पूड़ी है वहां लोग भी तो ज्यादा होंगे। मतलब हो सकते हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे ही होंगे, बट हो सकते हैं ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे खाने वाले सिर्फ 250 लोग ही हों, ठीक है? जबकि कॉन्ट्ररी टू दिस, हो सकता है कि यहाँ पे खाने वाले ही 800 लोग हों। अब इस केस में क्या होता है ना, डिस्पैरिटी अराइज हो जाती है। एक बंदा यहाँ पे कितनी पूरी खाएगा? ध्यान से देखो, 200 पूरी। एक बंदे के प्लेट में 200 पूरी आ सकती है। जबकि यहाँ पे एक बंदे के प्लेट में, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो 125 पूरी आएंगी सर। अब देखें विच इज बेटर, सोचो, विच इज बेटर? ऑब्वियसली द लेफ्ट वन। तो टोटल क्वांटिटी डज नॉट डिटरमाइन कि आपका एक बंदे का जो पर बंदा जो अपना अर्निंग आ रहा है, या पर बंदा जो उसके प्लेट में आ रहा है पूरी, वो कम होगा या ज्यादा होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल अपॉन खाने वाले कितने हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले निकाला कि इक्विटी वालों के लिए कितना अर्निंग्स मिल रहा है कंपनी से, वो है 60,000, और यहाँ पे 94,500। देखने में यहाँ का प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स खाने वाले 8,500 मालिक ज्यादा है, कहाँ पे? भाई इसका प्रॉफिट ज्यादा, तो इसका नंबर ऑफ इक्विटी वाले भी ज्यादा है, मालिक भी ज्यादा है, कमा ज्यादा रहा है तो मालिक भी ज्यादा ही है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये कम आ रहा है और ये ज्यादा आ रहा है, और यहाँ पे जीती कौन? अनुराधा जी। अब क्या आया समझ में? अब आपको समझ में आया कि कैसे पूरा खेला होबे हुआ है, ठीक है? तो अब आप बोलोगे यार, डेट लेना अच्छा है क्या? मैं बोलूंगा यार देखो, अभी के एग्जांपल में अगर आप ध्यान से देखो तो डेट ज्यादा कहाँ पे था? डेट ज्यादा कहाँ पे था? डेट ज्यादा था बाबूराव वाले केस में। लेकिन फायदा भी इसी केस में हो रहा है। भाई फायदा भी इसी केस में हो रहा है मालिकों को।
तो मतलब एक कंपनी के लिए डेट लेना खराब है, ये बोलना तो मतलब गलत है। हाँ, अब वहां पे केसेस जरूर आ सकते हैं कि भाई किस केस में आपको डेट लेना चाहिए, किस केस में इक्विटी लेना चाहिए। अब वहीं पे हम लोग बात करते हैं। तो देखो यार, एक अप्रोच है जिसे हम कहते हैं इनडिफरेंस पॉइंट, ठीक है। इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है? वो लेवल ऑफ ईबिट, वो लेवल ऑफ ईबिट मतलब वो लेवल ऑफ प्रॉफिट जो हम धंधे धंधे से कमा रहे हैं, ताकि दोनों ऑप्शंस जो हैं सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के, मतलब इक्विटी और डेट, इक्विटी और डेट दोनों का ईपीएस बराबर हो जाए। मतलब कहने का मैं आपको बहुत सिंपली बताऊं, तो यहाँ जो मेरा ईपीएस में डिफरेंस आ रहा है ना, देखो उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पहले। यहाँ जो मेरा डिफरेंस आ रहा है ना 15 और 12 का, वो कह रहा है कि ये दोनों ना बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। तो मेरे को वो लेवल ऑफ ईबिट बता दो, मेरे को वो लेवल ऑफ ईबिट बता दो। अब आप समझना ध्यान से, अब आप समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले ये निकालते हैं, मुझे यही तो पता करना है ना ईबिट क्या है। ईबिट नहीं पता तो जो नहीं पता होता उसको एक्स मान लेते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह ईबिट ही रख दिया हम लोगों ने, ठीक है। ईबिट ही रख दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स रखो चाहे ईबिट रखो, बात सेम ही है। और क्योंकि ईपीएस दोनों ही ऑप्शन का सेम है, तो हमने क्या बोला, ईपीएस ऑफ तकदीर का सिकंदर इक्वल टू ईपीएस ऑफ लक्ष्मी चिट फंड, सिंपल। और ईपीएस निकला कैसे? यार हमने यहाँ पे क्या करा, ईबिट में से इंटरेस्ट माइनस करा, उसमें से टैक्स माइनस करा, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से। तो बस इसी पूरे वर्टिकल फॉर्मेट को हमने फॉर्मूले में लिख दिया है। देख लो, मैच कर लो, है ना, और दोनों कर दिया बराबर। क्योंकि हमने क्वेश्चन में हमने इसके डेफिनेशन में ही तो बोला कि दोनों ही ऑप्शंस का क्या करना है, ईपीएस बराबर करना है। अब जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मेरा इंडिफरेंस पॉइंट निकल के आ गया 1 लाख। अब इंडिफरेंस का थोड़ा सा मतलब समझते हैं यार। इंडिफरेंस पॉइंट वो लेवल ऑफ ईबिट है, मतलब अगर मेरी कंपनी का ईबिट 1 लाख होगा ना, अगर मेरी कंपनी का ईबिट 1 लाख होगा तो क्या होगा, अगर मेरी कंपनी का ईबिट 1 लाख होगा तो क्या होगा, 1 लाख का ईबिट का मतलब है कि वहां पे मेरा दोनों का ईपीएस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। मतलब 1 लाख अगर मेरा, मेरी दोनों ही कंपनी तकदीर का सिकंदर भी और लक्ष्मी चिट फंड, अगर ये दोनों ही कंपनियां सिर्फ धंधे धंधे से 1 लाख का मुनाफा, 1 लाख का मुनाफा बना लेती है, 1 लाख का ईबिट बना लेती है, तो मेरा जो ईपीएस होगा दोनों ही कंपनी का, दोनों ही कंपनी में जो भी मालिक होगा, एक मालिक होगा, उसकी जेब में बराबर पैसे आएंगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा ना ग्राफ समझते हैं। इसको समझना वैसे तो इजी ही है, ठीक है, बट शायद नॉन फाइनेंस वाले जो लोग हैं शायद उनको उतना अच्छे से ना आ पाए, बिकॉज यहाँ पे ना एक टर्म का यूज हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये जो क्या होता है क्या नहीं होता है, वो थोड़ा सा लोगों में वेरी कर सकता है कि क्या होता है। मैं ट्राई करूंगा तो समझाने का कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज द लास्ट स्लाइड। एंड इससे पहले जितना मेरे को बताना था मैंने बताया है, इंडिफरेंस पॉइंट जो क्या होता है और क्या नहीं होता, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, उसको थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं। तो देखो यार, सिंपल है। मान लो मेरी कंपनी के अंदर ईबीआईटी जो है, मतलब मेरी कंपनी के जो धंधे धंधे से प्रॉफिट आता है, मान लो वो आता है 2 लाख, ठीक है। उस पे मान लो मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ, मान लो 50,000, ठीक है। तो मेरी कंपनी अब ईबीटी मतलब अर्निंग्स बिफोर टैक्स 1,50,000 का है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं। मान लो टैक्स मैं पे नहीं कर रहा हूँ, अभी अभी के लिए मैंने टैक्स को हटा दिया है, ठीक है। और ये चलो ले ही लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, 30% ले लेते हैं, ठीक है। तो 30% का मतलब कितना हो गया, 45,000, ठीक है ना। अम, ठीक है, उसके बाद हमारा जो ईएटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,05,000। अब इसमें से हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हम माइनस करें, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि मैं 20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करता हूँ, मतलब मेरे पास आ गया 85। ये हो गया मेरा ई ए एफ डी, दैट इज इक्विटी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो अभी हम लोगों ने देखा। तो मेरी कंपनी 85,000 रुपये कमाती है, किसके लिए कमाती है, मेरे इक्विटी वाले मालिकों के लिए, है ना। अब देखो यार,
मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या बोलता है? मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम फाइनेंशियल बेप भी बोलते हैं, मेरा फाइनेंशियल बेप ये बोलता है, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबिट, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबिट जहां मेरा ईपीएस हो जाए जीरो। इट इज दैट लेवल ऑफ ईबिट जहां मेरा ईपीएस हो जाए जीरो। अब देखना ध्यान से, ईपीएस को जीरो करने के लिए मेरा ईएफई जीरो होना चाहिए। इसको जीरो करने के लिए यार यहाँ से ना प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो, क्योंकि देखो इसको मैं समझाने को समझा दूंगा, बट नॉन फाइनेंस वालों को ना बिल्कुल ये शायद समझ में ना आए। हो सकता है मैं प्रेफरेंस हटा दूं तो शायद समझ में आ भी जाए। तो ये वाला चीज हटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। देखो, ठीक है। तो 85,000 जो यहाँ पे आया उसको पहले जीरो होना पड़ेगा। मैं ये तो बोल रहा हूँ कि इसको जीरो होना पड़ेगा। इसको जीरो होने के लिए मेरा जो पीएटी होना चाहिए, दैट शुड बी जीरो। क्योंकि अभी को अब तो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो ही नहीं रहा है, अब कोई प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हो रहा। इसको जीरो होने के लिए मेरा ईबीटी को क्या होना चाहिए? कम से कम 45,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई अगर टैक्स मेरा 30% माइनस हो रहा है ना, अगर मेरा टैक्स 30% माइनस हो रहा है, सॉरी माय बैड माय बैड, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब ईबीटी जीरो होने के लिए मेरा, अब इंटरेस्ट तो देखो जीरो हो नहीं सकता, और ईबीटी जीरो है, इसका मतलब मेरा ईबीआईटी मेरे इंटरेस्ट के बराबर होना चाहिए, दैट इज 50,000। यार आप वैसे भी देखो ना यार, वो लेवल ऑफ ईबिट, वो लेवल ऑफ ईबिट जहां मेरा ईपीएस जीरो हो जाए, मतलब मेरा जहां पे ईएफई जीरो हो जाए। अरे भाई अगर मैं ईबीआईटी उतना ही कमाऊं जितने में मेरा सारा इंटरेस्ट पे हो जाए, मतलब यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट 50,000 निकल रहा है, तो अगर मैं 2 लाख के बजाय केवल 50,000 ही कमा दूं, सिर्फ इतना, तो मेरा ये सारा जीरो हो जाएगा। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो इसी वजह से मेरा जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, जिसको हम लिखते हैं इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 - टी। अब देखो ये वाला मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन करा, तो आप सिर्फ इंटरेस्ट पे ही ध्यान दो। तो मेरा जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का जिसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है, आप उसको वैसे भूल जाओ प्रेफरेंस वाले को। मैं ये, आप ये समझ लो कि किसी भी कंपनी में, किसी भी धंधे में, किसी भी धंधे में जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट की, हम बात कर रहे हैं कि वो लेवल ऑफ ईबिट जहां पे मेरा ईपीएस जीरो हो जाए, वो लेवल ऑफ मुनाफा धंधे धंधे का जो मैं कमा दूं, जिसकी वजह से मेरा मालिक के जेब में एक भी पैसा ना जाए, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इंटरेस्ट जितना प्रॉफिट कमा लूंगा, तो मेरा सारा का सारा प्रॉफिट इंटरेस्ट चुकाने में चला जाएगा। देखो अगर मैं 50,000 ही मुनाफा कमाऊंगा, तो मेरा सारा का सारा 50,000 कहाँ चला जाएगा? इंटरेस्ट पे करने में। तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं ना जेब में। तो दैट्स वाई मेरा जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो कितना हो जाएगा? 50,000। अब इसी का मैंने यूज करा है इस ग्राफ में। देखो लेफ्ट साइड में है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब ये क्या है? ईबीआईटी। और नीचे एक्स एक्सिस पे हमारे पास है ईपीएस। अब मैंने क्या बोला, मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो लेवल ऑफ ईबिट जहां मेरा ईपीएस क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, यही दोनों मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये जो रेड लाइन है वो किसकी है? लक्ष्मी चिट फंड वाले की। तो लक्ष्मी चिट फंड का अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट देखो तो कितना था? 15,000। तो मेरा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा? 15,000। और तकदीर के सिकंदर का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा उसके इंटरेस्ट के बराबर? दैट इज 60,000। तो यही मैंने यहाँ पे प्लॉट भी करा है, अगर आप ध्यान से देखो, ये होगा 15,000 और ये होगा 60,000, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था? इन डिफरेंस पॉइंट जो मैंने निकाला अभी 1 लाख, क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे, वो लेवल ऑफ ईबिट, वो लेवल ऑफ ईबिट जहां पे ईपीएस क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो ये वो लेवल ऑफ ईबिट है जहां पे मेरा ईपीएस क्या हो गया? देखो यहाँ पे मेरा ईपीएस क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ पे मेरा ईबीआईटी देखो, वो लेवल ऑफ बीट जहां पे मेरा ईपीएस सेम हो जाए। तो ये कौन सा लेवल है? 1 लाख। यहाँ पे मिल जाएगा। तो दैट्स वाई अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो लाइन बनाई है मैंने, यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ से ये निकल रही है, यहाँ पे क्या कर रही है? मीट कर रही है। क्या बात आ रही है समझ में? ये ग्राफ बहुत ही सिंपल है ना। अब इस ग्राफ की मदद से समझते हैं, इस ग्राफ की मदद से समझते हैं कि भाई डेट लेना बेटर है या इक्विटी लेना बेटर है, जो हमारा एक्चुअल मोटो था इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का, इस पूरे वीडियो का। तो ध्यान से समझना, अगर मेरा ईपीएस
अच्छा, ये ईपीएस यहाँ नहीं होगा यार, ये ईपीएस यहाँ होगा और ये ईबीआईटी यहाँ होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। ठीक है, देखना। तो अर्निंग्स पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर, अब यहाँ पे ये अर्निंग्स पर शेयर नहीं है, ये ईबीआईटी है। ठीक है, ये वाला ईबीआईटी, थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे पीपीटी में। ये ईबीआईटी होगा और ये ईपीएस होगा। ठीक है, अब लेवल ऑफ ईबीआईटी जब मेरा 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख के ईबीआईटी पे मेरा दोनों का ईपीएस क्या हो जाएगा, देखो बराबर हो जाएगा, मीट कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब 1 लाख तक के ईबिट तक, 1 लाख तक के ईबिट तक मेरा कौन सा प्लान बेटर है, कौन सा देखो ऊपर कौन है, लाल वाला, मतलब मेरा लक्ष्मी चिट फंड। मतलब अगर मेरी कंपनी का ईबीआईटी यहाँ पे 1.5 लाख ना होके 1 लाख तक होता, 1 लाख तक कोई भी वैल्यू, जीरो से लेके 1 लाख तक कोई भी वैल्यू होती मेरी ईबीआईटी की, तो मेरा फायदा कौन सा होता, लक्ष्मी चिट फंड वाला। मतलब मेरा फायदा कहाँ होता, इक्विटी लेने में। समझ में आ रही है बात? मतलब आप ये समझो, अगर मेरा ईबीआईटी यहां से यहां तक का है तो मेरा इक्विटी लेना बेटर है। अगर मेरा ईबीआईटी 1 लाख तक है तो मेरा इक्विटी लेना बेटर है। और जैसे ही मेरा ईबीआईटी 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 लाख से ज्यादा कितना भी हो, तो मेरा यहाँ पे डेट लेना बेटर है। क्योंकि देखो ये ग्रीन लाइन जो है ये किसकी है, तकदीर का सिकंदर वाली। तकदीर के सिकंदर में हमने क्या लिया था, डेट ज्यादा लिया था ना, डेट देखो ज्यादा लिया था यहाँ पे। यहाँ देखो तकदीर के सिकंदर में डेट लिया था ना ज्यादा। तो मतलब ज्यादा डेट लेना कहाँ फायदेमंद है, जब मेरा ईबीआईटी 1 लाख से ज्यादा हो। देखो ना, तभी तो ग्रीन लाइन ऊपर है यहाँ पे, ये ग्रीन लाइन ऊपर है। तो 1 लाख से ज्यादा पे आपका यहाँ पे तकदीर के सिकंदर, मतलब आपका डेट लेना बेटर है। जबकि 1 लाख से कम में आपका देखो ये रेड रेड वाली लाइन ऊपर है, इसका मतलब हमारा इक्विटी लेना बेटर है। तो अब आपको समझ में आया कि एक तरीके से ये जो इसे हम बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस, ईबिट ईपीएस एनालिसिस बोलते हैं। तो ईबिट ईपीएस एनालिसिस से मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को ये समझ में आया कि किस पॉइंट ऑफ ईबिट तक मेरा डेट बेटर, इक्विटी बेटर है, और उसके बाद मेरा कितना डेट बेटर है। तो यार ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसको और भी अलग अलग तरीके से और अलग अलग आप एग्जाम्पल से इसको कर सकते हो। मैंने इसको ट्राई करा है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का। ठीक है, और अब हम बस आपसे बाय बाय बोलते हैं। एंड देखो, आई नो कि बहुत ही ऐसा रेगुलर वीडियोस तो नहीं आती हैं, बट कभी कभी को टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली डालने की कोशिश करता हूँ। तो भाई देखो, मैंने फाइनेंस सिखाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअली रखा है, क्योंकि देखो कैजुअल रहता है तो यार मज़ा भी आता है, थ्योरी थ्योरी नहीं लगती थोड़ी सी। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को शेयर करो एंड लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे अगली बार। ठीक है, बाय बाय।